हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 212वां एपिसोड ऑफ राज की बात के प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर इज छतरपुर फार्म्स। I really want to thank my association partner, which is Kamath and Durukar Wealth Managers, food partner Kakeda Hotel. My education partner is Globus ITI Kamti, and of course, coaching class partner is Patil Classes. क्लब पार्टनर इज़ रोजेटा एलीट क्लब। मैं कई बार जब नागपुर शहर में घूमता हूँ तो नागपुर शहर की प्रगति और कई बार छोटी छोटी दुर्गतियों को देखकर मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि अगर किसी दिन विदर्भ बन गया तो ये शहर किस मुकाम पर पहुँचेगा। लेकिन क्या ये जो सपना मैं पिछले 40 सालों से देख रहा हूँ या 30 सालों से देख रहा हूँ, वो सपना मेरा खुद का सपना साकार होगा या नहीं होगा, ये मुझे किसी से आज तक उसका जवाब नहीं मिला। परसों मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनका नाम है नितिन रोंगे। वो एक इंडिविजुअल करके लड़ रहे हैं। उनका जो मेन मुद्दा है वो है विदर्भ स्टेटहुड का। विदर्भ के बारे में कुछ और सोचने की कोशिश करी तो आज एक ऐसे व्यक्ति विशेष से मेरी मुलाकात हुई जो ट्विटर पे बहुत स्ट्रांग है। देश के बड़े बड़े लोग इनको फॉलो करते हैं। नागपुर शहर के हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के स्ट्रैटेजिस्ट हैं, वेद के वाइस प्रेसिडेंट हैं और विदर्भ के बारे में बहुत स्ट्रांग थॉट्स रखते हैं। विदर्भ की इकोनॉमी किस तरह देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करेगी, नहीं करेगी, और अगर करेगी तो कैसे करेगी, अगर नहीं करेगी तो क्यों नहीं कर पाएगी, ये सब मुद्दे सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब इन मुद्दों के ऊपर में जब मेरी उनसे कल फ़ोन पे चर्चा हुई तो समझ में आया कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिस पर लोगों को कई सारी बातें लोगों के जहन में आनी चाहिए, लोगों को बातें समझनी चाहिए। मेरे साथ इस वक्त हैं आदरणीय प्रदीप माहेश्वरी सर। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका राज की बात में स्वागत है। हम जब विदर्भ की बात करते हैं, हम विदर्भ स्टेटहुड की बात करते हैं, विदर्भ डेवलपमेंट की बात करते हैं, कहाँ चूक जाते हैं, कहाँ रुक जाते हैं? हमारे यहाँ हमारी जो विदर्भ में हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं, इन स्ट्रेंथ को ठीक से अध्ययन करके इनके ऊपर काम होना अभी काफ़ी बाकी है। और हमारे पास जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और वे हमारी जो लोकेशनल हमारा जो एडवांटेज है, हम उसको ठीक से कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम इस पर ध्यान दें और हमारे पास जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, लाइक हमारे पास बहुत अच्छा पानी है, हमारे पास कोयला है, बिजली है, कपास है, हमारे पास में सेंट्रल लोकेशन है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यदि हम सारी चीज़ों को हमारे उद्योगों को, हमारे किसानों को, हमारे उद्यमियों को, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को यदि ठीक से उन्हें हम प्रमोट करते हैं तो विदर्भ देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है जो देश के आर्थिक प्रगति में अपना बड़ा योगदान दे सकता है। सर, जब हम बात करते हैं रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र और विदर्भ के, तो ये बात आपसे चर्चा में भी हुई थी कि हम एक बहुत बड़े बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र से यहाँ पर सप्लाई होती है और यहाँ का जो यूज़र है वो उसका इस्तेमाल करता है। क्या सर ये जो जो लेन देन है ये इक्वल हो नहीं सकता? क्या ये पॉसिबल नहीं है? उसके लिए क्या विदर्भ का एक स्टेट बनना ज़रूरी है? विदर्भ स्टेट की डिमांड इसलिए उठ रही है कि हमारे साथ होने वाला जो अन्याय है, अब लोगों तक ये अन्याय काफ़ी लोग इसको महसूस करने लगे हैं। हम यहाँ पर हमारी परिस्थितियाँ जो आज से 15-20 साल 25 साल पहले थी उसमें बहुत सुधार नहीं आया है, जबकि दूसरे महाराष्ट्र के शहर पूना है, मुंबई है, यहाँ तक कि गुजरात है, वहाँ पर होने वाला विकास वो बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। वहाँ पर बम्बई, पूना और गुजरात में जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो भी उत्पादन होता है, विदर्भ उसका एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है। हम उनसे लगातार वो उत्पाद खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं और उनकी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करते हैं। यहीं पर यदि देखा जाए तो हमारे यहाँ होने वाले उत्पाद, हमारे यहाँ वो उत्पादन ही नहीं है, हमारे यहाँ वैसा एक अरेंजमेंट ही नहीं है कि हम उनको भी कुछ दे सकें जी। जब तक हमारा ये औद्योगिक संतुलन बराबर नहीं होगा, हम लोग इस तरह पिछड़े रहेंगे और दूसरों को हम मजबूत करते रहेंगे। लेकिन अब वो समय आ गया है जब विदर्भ अपनी शक्तियों को पहचाने, यहाँ पर इन्वेस्ट करे
और यहाँ पर अपना एक अलग से अपना एक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में बैलेंस बनाकर अपनी तरक्की करें। सर, जब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट्स लाइक बुटीबोरी, प्रोजेक्ट्स लाइक मिहान, प्रोजेक्ट्स बाकी जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, मेट्रो आज नागपुर में आ गया है, क्या सर ये अपने आप में इतने विशाल और इतने शक्तिशाली प्रोजेक्ट्स नहीं हैं कि ये विदर्भ का पूरा एक्सपेंडिचर निकाल सके? देखिए, हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए, उद्योगों के लिए बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे काफ़ी मजबूत और काफ़ी प्रभावशाली मंत्री नितिन जी गडकरी को। उन्होंने नागपुर में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। लेकिन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए जो प्रयास होना चाहिए जी, वो प्रयास पूर्णतः हम लोग ठीक से नहीं कर पाए हैं। आज पूरे जितने भी राज्य हैं उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा चली हुई है कि कौन कितना इन्वेस्टमेंट खींचता है, कौन कितने उद्योगी को अपने राज्य में लाता है जी। उसके लिए आपको वैसा वातावरण देना पड़ता है, वैसे उनको इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं और उनको एक एश्योरेंस देना पड़ता है कि आप हमारे यहाँ आइए, आपका स्वागत है और आपको होने वाली इस तमाम दिक्कतों में हम आपके साथ खड़े हैं और आप अपना इन्वेस्टमेंट लेके आइए। हम लोग वहां पर अभी हमारे से कुछ चूक हो रही है या कोई कारण है जिससे हम उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे यहाँ वो सब कुछ है जो एक उद्योगपति चाहता है, जो एक अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट जिसकी जो भी जरूरतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है, रोड्स है, रेल्स है, पानी है, जगह है, हर चीज़ है, लेकिन हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। सर, लोकेशन एंड एडवांटेजेस क्या हैं विदर्भ के? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूँ। आज से 50 साल पहले पंजाब में साइकिलें बना करती थी। साइकिल से वो मोटरसाइकिल में शिफ्ट हो गए, जबकि ना तो वहाँ स्टील बनता है, न वहाँ पर मोटरसाइकिल का कंजम्पशन होता है, न वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वहाँ पर मोटरसाइकिल का उद्योग होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि मोटरसाइकिल में लगने वाला 35 से 40% कंपोनेंट विदर्भ से जाता है। विदर्भ में भंडारा में एक स्टील प्लांट है, सनफ्लैग स्टील। आज वो देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल स्टील बनाने का इंडस्ट्री है। ऑटोमोबाइल स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है देश की सनफ्लैग स्टील, जो भंडारा में है। फिर हमारे पास में JSW स्टील है, जो हमारी शीट स्टील है जो ऑटोमोबाइल में लगती है, वो कल्मेश्वर में JSW स्टील बनाता है। हमारे यहाँ पर 20 लाख टन स्टील का उत्पादन होता है। वो स्टील उत्पादन मैक्सिमम ऑटो इंडस्ट्री की डिमांड कैटर करता है जी। और लुधियाना में बनने वाली मोटरसाइकिल को चेन्नई पहुंचने के लिए 4 दिन का समय और 4,000 रुपये की कॉस्ट लगती है। यदि विदर्भ में मोटरसाइकिल बनेगी तो कम से कम 300 जिले ऐसे हैं कि जहाँ ओवरनाइट जर्नी से हमारा प्रोडक्ट पहुंच सकता है। सारा रॉ मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर ITI और पॉलिटेक्निक से एक इंस्टीट्यूट अवेलेबल है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस होते हैं और यहाँ पर हर तरह की वो सुविधा है जो आज पंजाब में नहीं है, कहीं भी नहीं, जो विदर्भ में है। तो आज यदि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या विदर्भ की जो इंडस्ट्री है, कम से कम 15 से 20% इंडस्ट्री की यहाँ कॉस्ट कम हो सकती है और उनका मुनाफा बढ़ सकता है। और हम लोग भारत से निर्यात करने में, आज हमारी जो सबसे बड़ी अड़चन है हमारी कॉस्ट, वो कम होगी तो हम वर्ल्ड में काफ़ी अपने यहाँ से चीज़ें भेज सकते हैं। सर, आप एक स्ट्रैटेजिस्ट हैं, आप नेचुरल रिसोर्सेज में एक स्ट्रैटेजिस्ट हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी को समझते हैं तो आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होगी कि शहर में इंडस्ट्रीज़ की एक अलग जगह बन जाए, IT कंपनीज़ के लिए एक अलग जगह बन जाए, मेट्रो की सुविधा हो जाए, स्मार्ट सिटी बन जाए और उसके बाद एक स्टेट का एक विमोचन हो, एक स्टेट का एक स्टेटहुड हो, एक अलग जगह मिले? क्या आपको नहीं लगता कि ये हो सकता है कि सत्ताधारी पार्टी की एक स्ट्रैटेजी हो? देखिए, सत्ताधारी पार्टी में मैं इस बात का प्रत्यक्ष गवाह हूँ कि हमारे जो प्रतिष्ठित नेता हैं विदर्भ के, उन्होंने हमेशा अलग विदर्भ का समर्थन किया है, हमेशा अलग विदर्भ का समर्थन किया है। सत्ता में आने से पहले उन्होंने हमेशा इस बात को माना है कि अलग राज्य बनने से हमारा विकास काफ़ी तेज़ी से होगा जी। और हमारे साथ जो एक सौतेला व्यवहार होता है कि जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वो पूना मुंबई ले जाते हैं, कुछ औरंगाबाद ले जाता है, कुछ हमारे साथ में हमको बचा खुचा कभी मिलता है, वो भी नहीं मिलता। इसी तरह से नौकरियों में होता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी सब चली जाती है और हमारे यहाँ का जो टैलेंटेड यूथ है उसे बाहर काम के लिए जाना पड़ता है। मेरे बच्चे भी आज विदेशों में काम करना पड़ता है क्योंकि नागपुर में अपॉर्चुनिटी नहीं है जी। तो आज इस तरह से देखा जाए तो हमारे यहाँ पर विदर्भ में एक जो राजनीतिक लोगों का जो ये लक्ष्य होना चाहिए कि या तो अलग स्टेटहुड दें और या फिर स्टेट के साथ सौतेलापन है उसको दूर करें।
दोनों ऑप्शन पर काम करना यहाँ पे लोगों को मंजूर है, दोनों ऑप्शन हमें मंजूर है। स्टेटहुड एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि स्टेटहुड बनने से रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र को काफ़ी सफ़र करना पड़ेगा। वो आज विदर्भ के लोगों ने कभी ये बताया नहीं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, इसलिए वो टेकन फॉर ग्रांटेड है हमेशा जी। बट यदि आज विदर्भ की बिजली बॉम्बे को बंद हो जाए या कम हो जाए, या यहाँ का कोयला है वहाँ पर जाना कम हो जाए, यहाँ के जो मिनरल्स हैं उनका सप्लाई कम हो जाए, यहाँ पे जो लगे हुए जंगल हैं, यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, जिसके बेस पे आज पूरा महाराष्ट्र क्लेम करता है कि हम पूरे राज्य में, पूरे देश में सबसे ज़्यादा वन वाले फॉरेस्ट वाले राज्य हैं। आज हमारे पास सबसे ज़्यादा टाइगर है, उसकी वजह से हमारा हजारों एकड़ एरिया, लाखों हेक्टेयर एरिया हमारा बफर जोन में चला गया है, जहाँ पर ना खेती हो सकती है ना इंडस्ट्री लग सकती है, क्योंकि टाइगर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। उसी तरह से हमारे फॉरेस्ट के आसपास डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो आज इन सब से पेट नहीं भरता है। युवाओं को रोजगार चाहिए, शेर होने से, फॉरेस्ट होने से, पानी होने से लोगों का पेट नहीं भरता है। पेट भरने के लिए रोजगार चाहिए, और रोजगार के लिए रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र जो आज विदर्भ की स्ट्रेंथ पे काम कर रहा है, उनको विदर्भ को कंपनसेट करना चाहिए। हम सबसे ज्यादा टाइगर पालते हैं, ये विदर्भ का या महाराष्ट्र का नाम होता है, महाराष्ट्र का गौरव है। हम गढ़चिरौली में इतने बड़े फॉरेस्ट लेके बैठे हैं, उसमें नक्सल समस्या झेलते हैं, लेकिन हमारे फॉरेस्ट महाराष्ट्र का गौरव। कहने को बहुत सारी चीजें हैं जहां महाराष्ट्र में विदर्भ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसको फाइनेंशियली और अपॉर्चुनिटी वाइज कंपनसेट नहीं किया जाता है, जो करना चाहिए। सर, ग्रीन पॉकेट्स दिन पे दिन खत्म होते जा रहे हैं। ग्रीन पॉकेट्स को सफाया करके डेवलपमेंट का नाम देकर बड़ी बड़ी चीज़ों के आयोजन और संकल्पना की जा रही है। आप इस किस्म की चीज़ों को सपोर्ट करते हैं? देखिए, ग्रीन पॉकेट जो खत्म होते जा रहे हैं, कहना ये बिल्कुल गलत है। और ग्रीन पॉकेट के नाम पर ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि एनवायरनमेंट के नाम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट को रोका जाता है, जबकि आजकल ऐसी नई तकनीक आ गई है कि किस प्रोजेक्ट से, किस माइनिंग से कितना एनवायरनमेंट का नुकसान होगा। यदि कहीं 500 पेड़ काटे जाते हैं किसी डेवलपमेंट के लिए, लेकिन यदि 5000 पेड़ लगाने की शर्त पर वो 500 पेड़ काटे जाते हैं, यहाँ तक कि 2 साल की 3 साल की पेड़ के बढ़ने के बाद, पेड़ बड़ा होने के बाद यदि आप परमिशन देते हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन सिंपली प्रोजेक्ट को रोक देना। आज हमारे देश में काफ़ी मिनरल इंपोर्ट होते हैं जो हमारे देश में भरपूर है, जिनको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इंपोर्ट होते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे NGOs, बहुत सारे लोग एनवायरनमेंट के नाम पे, इसके नाम पे हमारा जो विकास है उसको रोक के रखा हुआ है। लेकिन मेरी नज़र में ये डबल अपॉर्चुनिटी का काम कर सकती है, एनवायरनमेंट बिल्डिंग और माइनिंग, या एनवायरनमेंट बिल्डिंग और इंडस्ट्री, ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं। आज यदि हमारे 500 पेड़ कटते हैं और 5000 पेड़ लगा के उसको कंपनसेट कर दिया जाता है, तो इसको आज बहुत सारे देशों में इस तरह का काम चालू है, वो अपना बैलेंसिंग करके चलते हैं। हम भी अपना बैलेंसिंग करके अपने विकास को गति दे सकते हैं। सर, हर कुछ समय के बाद विदर्भ का मुद्दा उठाया जाता है, विदर्भ स्टेटहुड का मुद्दा उठाया जाता है। कुछ लोग उसको उठाते हैं, भूल जाते हैं, कुछ लोग उसको उठाते हैं, राजनीति करते हैं, वोट बटोरते हैं और फिर भूल जाते हैं। सर, ये मुद्दे को इतना ऑन एंड ऑफ करना, आपको नहीं लगता कि ये चीज़ों को और इस मोशन को ख़राब करता है? एक्चुअली जो छोटे राज्य हैं उनका यदि आप विकास देखेंगे, पिछले 15 सालों में जो भी छोटे राज्य बने हैं, झारखंड है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, तो उससे ये बात तो साबित हो जाती है कि छोटे राज्य में विकास काफ़ी अच्छे से हो सकता है। आज बम्बई हमारी राजधानी होने की वजह से गढ़चिरौली सरीखे जिले, बहुत सारे ऐसे जिले हैं कि जहाँ का आदमी बम्बई पहुँच ही नहीं पाता है, और रेल की टिकट और बम्बई की अपनी व्यवस्था में ही पूरा उसका वो खर्च हो जाता है। इसलिए विदर्भ का राज्य का निर्माण होना तो बहुत आवश्यक है, मैं उसका पूर्णतः समर्थन करता हूँ। और हमारे विदर्भ में हमारे इतने रिसोर्सेस हैं कि हम अपने पैर पे आराम से खड़े हो सकते हैं, और पहले दिन से हमारा बजट सरप्लस रहेगा। लेकिन आज जो महाराष्ट्र की राजनीति में जो पश्चिम महाराष्ट्र के और बम्बई के और उस क्षेत्र के नेताओं का जो दबदबा है, उस दबदबे की वजह से हमारा राज्य अलग होगा, इसकी मुझे बहुत संभावना कम लगती है। राजनीति में हमारे वेस्टर्न महाराष्ट्र के लीडर हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, और वो हमारा कभी अलग होने से उनको बहुत नुकसान है। जैसे आज हम अपने फायदे की कैलकुलेशन करते हैं कि सेपरेट विदर्भ से हमको ये फायदे हैं, उसी तरह उनके पास भी कैलकुलेशन रेडी है कि विदर्भ को सेपरेट करने से हमारा क्या नुकसान होगा। अच्छा सर, कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करें, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ व्हाट इज द स्ट्रेंथ, जब हम बात करेंगे विदर्भ की स्ट्रेंथ क्या मानेंगे इसको? देखिए, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारा कोयला, हमारी बिजली, हमारा सेंट्रल लोकेशन, ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है।
आज सेंट्रल लोकेशन की वजह से इंडस्ट्री को जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है किसी भी इंडस्ट्री की, वो एक सबसे कम है। हम क्या है कि लैंडलॉक सिचुएशन में बैठे हैं जहां हमारे यहाँ से समुद्र, आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देके अपनी बात तय करता हूँ। जैसे आज बॉम्बे के पास पोर्ट है जी, पोर्ट भगवान का दिया हुआ एक नेचुरल तोहफा है मुंबई को, उसी तरह से हमें भगवान ने कोयला और बिजली दी है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है, जो हमको भगवान की तरफ से है, एक हमारी ईश्वरीय देन है जो हमको मिली हुई है जी। आज बॉम्बे पोर्ट बॉम्बे को स्ट्रेंथ देता है, पुणे को स्ट्रेंथ देता है, लेकिन हमारी बिजली हमारा कोयला हमारे यहाँ जीरो कंट्रीब्यूशन है। हम बॉम्बे पुणे के रेट में बिजली खरीदते हैं, हमारे यहाँ हमारे घर के पास बिजली पैदा होती है और हम बॉम्बे पुणे के रेट में बिजली खरीदते हैं। ये कितना अन्याय है हमारे साथ में। आज ऐसा हो गया कि यदि किसान ने गेहूं पैदा किया है तो वो गेहूं अपने घर में भी बाजार रेट से खरीदेगा जी। इस टाइप की व्यवस्था हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। ये जो बिजली है, आपको मैं एग्जांपल दे दूं, आपकी जो उम्र है उसमें आपने ये एक्सपीरियंस किया है कि हमारे पास कन्हान में पहले 10 कारखाने हुआ करते थे। एक उसमें बहुत बड़ा कारखाना था खंडेलवाल फेरो, इसमें 10,000 आदमी काम करते थे। जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, उसने बिजली के रेट कम किए, तो यहाँ की 3 बड़ी इंडस्ट्री बंद होकर छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो गई। 20,000 आदमी उसमें ये हो गए। आज यदि विदर्भ अलग होता है और हम हमारी बिजली के रेट डिसाइड करते हैं, हम हमारे कोयले के रेट डिसाइड करते हैं। आज कोयले से मिलने वाली रॉयल्टी पूरी महाराष्ट्र की रॉयल्टी कही जाती है, जबकि उसका हिस्सा बिल्कुल नागपुर और विदर्भ को मिलना चाहिए। पानी जो है हमारा पूरा हमारा यहाँ से ये होता है। तो हमारे ऐसे बहुत सारे अन्याय हो रहे हैं हमारे साथ। तो हमारी स्ट्रेंथ जो है, उसका जो हमारी ग्रोथ में हिस्सा होना चाहिए, वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। हमारी जो रिस्क है इस ग्रोथ में, इस जो विदर्भ की स्ट्रेंथ हम कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे कोयला जलने के बाद जो राख बचती है, वो राख हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है, उसका स्टोरेज बढ़ता जा रहा है, उसे गीला रखना पड़ता है क्योंकि वो पॉल्यूशन हजार्डस है, तो उसमें पानी बहुत जा रहा है। फिर बाद में जो धुआं निकल रहा है उससे हमारे यहाँ कैंसर, टीबी, अस्थमा सरी की बीमारियां हो रही हैं जी। ये सब हमारे हिस्से में आ रहा है। और पुणे को क्लीन एनर्जी मिल रही है, उस क्लीन एनर्जी को उसी रेट में वो लोग इंजॉय कर रहे हैं जिस रेट में हमें नागपुर में मिलती है। तो उनके साथ और हमारे साथ के ऐसे बहुत सारे तुलनात्मक एक्सर, बहुत सारे कंपेरेटिव चीजें हैं जिस पर न्याय नहीं हो पा रहा है, जिस पर न्याय होना चाहिए। हमारी स्ट्रेंथ जो है वो हम कैपिटलाइज करने नहीं दी जा रही है हमको। हम जब भी डिमांड करते हैं तो हमें रोक दिया जाता है। हमारे यहाँ के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग भी इस बात को बोलने लगे हैं, लेकिन जब तक हमारी जो लीडरशिप है, गडकरी सर हैं, फडणवीस सर हैं, बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर्स हैं, इन लोगों का आगे आना होगा और इस अन्याय को रोकना होगा। सर, जब हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, तकरीबन नहीं तो भी सर 7 से 8 लाख लोग नागपुर छोड़कर, विदर्भ छोड़कर अलग अलग मराठवाड़ा के अलग अलग शहरों में जाकर बसे हैं। सिर्फ मराठवाड़ा नहीं, देश के अलग अलग शहरों में जाकर बसे और अपनी जो ज़िंदगी है वहाँ बिता रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर उनके लायकी का काम ही नहीं मिला। जब हम 3 से 4 लाख जॉब्स की हम बात करते हैं, पोटेंशियल जॉब्स की बात करते हैं, विच इज़ नॉट बीन टेकन सीरियसली, Do you think it's possible and how is it possible? देखिए सर, यहाँ पर आज मैं आपको बताऊं कि आज से 20 साल पहले यहाँ पर बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस प्लांट लगा था जो इस एरिया को सूरत सरी का टेक्सटाइल हब बनाने की क्षमता रखता है। इंडोरामा में आज पॉलिएस्टर के लिए लगने वाला जो सबसे मेन मटेरियल बनाया जाता है, इंडोरामा आज पिछले 6 साल से 30-40% कैपेसिटी पे स्ट्रगल कर रहा है। पॉलिएस्टर इंडोरामा लेकर आया, कॉटन हमारे यहाँ पर बहुत है, कॉटन और पॉलिएस्टर यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल हब बनाने की क्षमता रखते हैं, हम उसको नहीं बना पाए, एक बात। दूसरी बात, हम हमारे यहाँ के जो बिजली है उसको उद्योगों को कम रेट पर नहीं दे पाए। तीसरी बात, जो हमारे यहाँ उद्योगों को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, उद्योगों को मिलने वाली जो अदर स्टेट्स जो अट्रैक्ट करने के लिए उद्योगों को जो काम कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर पाए। आज हमारे यहाँ, आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, पिछले 5-6 सालों से हम एक प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं वेद में, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। आज हम मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के साथ यदि क्रूड की पाइपलाइन डालते हैं, कच्चे तेल की पाइपलाइन डालते हैं, तो ये कच्चा तेल 20 पैसे प्रति लीटर में हमारे यहाँ विदर्भ में पहुँच सकता है। हम उसको छोड़ के खापरी में जहाँ हमारा ऑयल डिपो है, हम रेल से पेट्रोल डीजल ला रहे हैं। रेल से पेट्रोल डीजल लाने में 3 रुपये का खर्चा होता है, तो 3 रुपये की चीज़ को हम 20 पैसे से हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक बड़ा प्रकल्प लेके आते हैं तो हमारे विदर्भ की सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। हम यदि एक रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स लाते हैं तो 3 रुपये या 4 रुपये पेट्रोल सस्ता होगा, डीजल सस्ता होगा। हमारे घरों में कुकिंग गैस पाइपलाइन से आएगी तो 650 रुपये का सिलेंडर 400 रुपये हो जाएगा, हमारी 400 रुपये की बिलिंग होगी। 1 लाख लोगों के एम्प्लॉयमेंट के बाद में कम से कम 2 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। क्या है कि बाजार में
जब सैलरी का पैसा आता है, पुणे, बॉम्बे, बेंगलोर की ग्रोथ का आप यदि देखेंगे तो वहाँ 1 तारीख को हजारों करोड़ रुपए की सैलरी मार्केट में एंटर करती है। वो सैलरी से किराने की दुकान से लेकर नाई की दुकान, हर बिजनेस चलता है। पूरे साल वहाँ पर वाइब्रेंसी रहती है बिजनेस में। वो वाइब्रेंसी हम विदर्भ में लैक करते हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें 1,50,000 लोगों को 50,000 लाख रुपए की सैलरी वाला काम मिले, तो हमारी पूरी रियल एस्टेट से लेके एविएशन से लेके होटल इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री को उसका इम्पैक्ट आएगा। और हमारा जो बैकलॉग है पिछले 30-35 साल का, वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। तो आज ये देखिए, आपकी मथुरा में 1100 किलोमीटर क्रूड जाता है कांडला से, भटिंडा में रिफाइनरी है, पानीपत में रिफाइनरी है, आज मथुरा के पास ये बीना में, भोपाल के पास रिफाइनरी है। हमारा पूरा 800 किलोमीटर का बॉम्बे कलकत्ता रूट जो आया नागपुर जाता है, हमारे पास कहीं रिफाइनरी नहीं। नागपुर इज़ द बेस्ट आइडियल प्लेस जहाँ पर यदि रिफाइनरी लगती है तो हर फैमिली को, यदि 3 रुपये पेट्रोल सस्ता होता है तो एक्टिवा स्कूटर वाले से लेकर, तो घर में गैस सिलेंडर यूज़ करने वाले से लेकर, तो जब हर आदमी की इसमें फ़र्क पड़ता है। तो जिस मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक बड़ा वाइबल प्रोजेक्ट लाने से जिन लोगों को प्रोजेक्ट नहीं चाहिए रत्नागिरी में, हमारी सरकार 5 साल से पीछे पड़ी है कि रत्नागिरी में लगाना है। जहाँ पर विरोध हो रहा है, जहाँ पर सब लोग बोल रहे हैं हमें नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ काजू की खेती होती है, आपूस आम की खेती होती है, इकोनॉमिकली वो एरिया है, काफ़ी अच्छे से फ्लरिश एरिया है। लेकिन हमारे एरिया में जो हमें चाहिए तो हमारा वो नहीं दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि विदर्भ आगे बढ़े। और विदर्भ आगे बढ़ेगा तो आगे चलकर उनको भी पीछे छोड़ सकता है। तो ये मैं उद्योग का इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि जो ब्रेन ड्रेन हमारे यहाँ से हुआ है, जो हमारे यूथ वापस गए हैं, जो आज वहाँ पर एक अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, उनको जब तक इक्वल अपॉर्चुनिटी विदर्भ में नहीं मिलेगी वो क्यों आएंगे। और आने वाले दिनों में भी जो टैलेंटेड बच्चे हमारे यहाँ जो पढ़ाई करके निकलते हैं, वो भी अपना भविष्य विदर्भ में नहीं देखते, उनको बाहर जाना पड़ता है। तो सर, ये जो अल्ट्रा लार्ज मेगा प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जो आपको लगता है कि विदर्भ इतना केपेबल है कि वो इन किस्म के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग और जो भी इनको सब्सिडाइज रेट पे जो सर्विसेज एक्सपेक्टेड होती हैं, इनको वो दे सकता है? बहुत आराम से दे सकता है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा अच्छे से दे सकता है। आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का जो गडकरी साहब ने बनाया है, हमारे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने जो उसमें परिकल्पना करके नागपुर शहर को जो रूप दिया है, अब हमें बड़े प्रोजेक्ट ही चाहिए। आज हमारा जो मेट्रो है जब से चालू हुआ है 15% कैपेसिटी पे चल रहा है, 15-20% मेट्रो चल रही है। आज हमारे यहाँ जब मेट्रो का 4-5 साल पहले, 6 साल पहले मेट्रो का प्लान बना, उस समय मैं उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को मैंने देखा हुआ है, जहाँ पर ये बोला गया था कि 3 से 4 लाख हमारे यहाँ हेड काउंट्स नौकरी में बढ़ने वाले हैं, इसलिए नागपुर शहर को मेट्रो की अत्यंत आवश्यकता है। और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए नागपुर में मेट्रो लाई गई। लेकिन आज क्या 3 से 4 लाख जॉब लाए गए नागपुर में, वो हम लैक करते हैं। तो हमारे यहाँ जो आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे यहाँ फॉरेस्ट रिलेटेड इंडस्ट्री हैं, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ पेट्रोकेमिकल और इसकी रिफाइनरी की, आज नागपुर एक ऐसा शहर है जो देश में कहीं नहीं, जहाँ से चारों तरफ का ट्रैफिक पास होता है। किसी को हैदराबाद से चेन्नई जाना है तो नागपुर आता है, किसी को बॉम्बे से कलकत्ता जाना है तो नागपुर आता है। हमारे देश से, हमारे नागपुर से 200 इंटरनेशनल फ्लाइट डेली क्रॉस होती है, जिनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। ये रिफाइनरी लगेगी, फ्यूल सस्ता होगा, डीजल पेट्रोल सस्ता होगा, हमारे ट्रक्स यहाँ से डीजल पेट्रोल लेंगे, हमारे स्टेट की इनकम बढ़ेगी। हमारे हवाई जहाज यहाँ उतरेंगे, फ्यूल खरीदेंगे या फ्यूल लेंगे, तो हमारे यहाँ उनके आने की वजह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू होगा। ये परिकल्पना 20 साल पहले मिहान के लगते समय की गई थी और एयर कार्गो हब यहाँ पर प्लान किया गया था जी। उसके पीछे एयर कार्गो की नॉन वाइबिलिटी एक मेन रीजन बन गया है कि वो वाइबल नहीं है जी। तो उसको वाइबल बनाने की दिशा में यहाँ पर ऐसा एक बड़ा प्रकल्प आ जाए कि यहाँ पर लोग आए, काफ़ी कंजम्पशन बढ़ेगा। जब यहाँ पर एक क्वालिफाइड लाख जॉब क्रिएट होंगे, अच्छे जॉब क्रिएट होंगे, तो कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री लगेगी तो रोजगार आएगा जी। ये एक विशेष सर्कल है पूरा, ये सर्कल को इनिशिएट करने की जरूरत है। और हमारे पॉलिटिशियंस काफ़ी पावरफुल हैं। आज केंद्र में गडकरी साहब का जो वजन है, जो उनका वेटेज है, इट इज नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर जी। सो आई एम टेलिंग यू, ही इज लाइक हनुमान, जिनको उनकी ताकत याद दिलाने की जरूरत है जी। जैसे रामायण में आपने देखा होगा कि हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिलाई तो पर्वत उठा के ले आए, उसी तरह आज हमारे गडकरी साहब की वो क्षमता है कि वो किसी भी तरह का बड़ा प्रकल्प नागपुर लाने में सक्षम है। तो हमारे यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है, हमारे लोग हैं, उनको अब ये डिमांड करनी चाहिए कि नहीं भाई, अब नागपुर 30-40 साल सफ़र हो गया विदर्भ, अब आने वाले दिनों में हम सफ़र नहीं करेंगे। हमें हमारी जो तकलीफें हैं उनका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, हमारे बच्चे हमारे साथ रहें,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर वेदकार, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी, ये सर रुक रुक के क्यों जागते हैं? क्यों इनको सर वक्त लगता है बार बार इस बात को जाहिर करने के लिए कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए आज कदम उठाएं ना उठाएं? क्यों ये बार सर, क्या है, एक सेंटेंस में बार बार कॉमा जब आता है तो उस सेंटेंस का मतलब बदल जाता है। एक्चुअली ऐसा है, देखिए कि वेद का जहाँ तक सवाल है, वेद में हमेशा करीब करीब हमने जो प्रपोजल दिए हैं गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किए हैं। आज नागपुर में IIM की स्थापना हुई, उसमें वेद का बहुत बड़ा हाथ है। आज नागपुर में जो छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे प्रकल्प हैं, एम्स हमने रिकमेंड किया था, हमने आज मिहान का ACZ पूरा 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 वेद के ब्रेन की एक ये है। लेकिन जो सरकारें बदलती हैं, जब सरकारें बदलती हैं, नेतृत्व बदलता है, और जब हमारे महाराष्ट्र के पॉलिटिकल कैरियर में हमेशा वेस्टर्न महाराष्ट्र का दबदबा ज़्यादा रहा है जी। हमें सत्ता, विदर्भ के लोगों को काफ़ी कम समय हमें सत्ता हासिल हुई है। उस समय में जितना अच्छा काम कर सकते थे हमारे लीडर लोगों ने किया है। और अब ये बड़े प्रकल्प जो अब आ रहे हैं सामने, हम लोग जो रिकमेंड कर रहे हैं वो रिकमेंड पे भी काम होगा, हमें पूरी उम्मीद है, हमें पूरी आशा है कि हमारी सब चीज़ें सुनी जाएंगी, ये सब प्रकल्प आएंगे। हमने एक अच्छा डिटेल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है, जो प्रेजेंटेशन हम थोड़े दिनों में मुख्यमंत्री, अपने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को, जो कि केंद्र में आज बहुत मजबूत रुतबा रखते हैं, गडकरी साहब को हम देने वाले हैं। और पूरी उम्मीद है हमें कि हमारी बात मानेंगे, और हमारी बात मानकर यहाँ का जो बैकलॉग है, डेवलपमेंट बैकलॉग है, एम्प्लॉयमेंट बैकलॉग है, फाइनेंशियल बैकलॉग है, उसको दूर करने की दिशा में हमको मदद करेंगे। सर इस वक्त तो महाराष्ट्र में नागपुर के बहुत सीनियर नाम, आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ, वही सर सरकार बनाने में थोड़े से चूक गए। लेकिन क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार का इस पर कोई भी से होता है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर डिसीजन ले सकती है? नहीं, देखिए राज्य सरकार का बहुत बड़ा से होता है। आज जैसे रत्नागिरी में 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान किया गया था रिफाइनरी के माध्यम से, और राज्य सरकार की सहमति के बिना इतना बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट जो अभी हमारी जो रनिंग सरकार है, उनका कहना है कि भाई हमें वो मंजूर नहीं है, उसके पीछे कुछ पॉलिटिकल जो भी कारण होंगे। एक हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उस रीजन से वो चाहते थे कि वो प्रकल्प वहाँ पे आए, लेकिन जो राज्य सरकार है उनका कहना है कि नहीं भाई ये प्रकल्प नहीं। इवन हमारे पास एक वीडियो क्लिपिंग है जो मैं आपको भेजूंगा, जिसमें उद्धव ठाकरे जी ने बोला है वीडियो पर कि भाई ये प्रकल्प को विदर्भ में ले जाइए। और उस दिशा में हम लोगों ने उसी दिन से हमने ये विचार कर लिया कि जब वो विदर्भ को देने को तैयार है तो हमें लेने में क्या प्रॉब्लम है जी। तो राज्य सरकारों की सहमति बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जब बड़ा प्रकल्प लगता है तो केंद्र और राज्य का जो समन्वय है बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य जो है, आज महाराष्ट्र का जो कंजम्पशन है, महाराष्ट्र एक डेवलप्ड स्टेट है, तो यहाँ पर जो पेट्रोलियम कंजम्पशन से लेकर सारी चीज़ों का जो कंजम्पशन है, वो कंजम्पशन यहाँ जस्टिफाई करता है इन्वेस्टमेंट, कि यहाँ इन्वेस्टमेंट आए जी। क्योंकि कंजम्पशन के पास या रॉ मटेरियल के पास ऐसी ही जगह 2 इंडस्ट्री सक्सेस होती है। तो हम एक बहुत बड़ा कंज्यूमिंग सेंटर हैं, और विदर्भ की सबसे खास बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि ओवरनाइट यहाँ से देश के 300 जिलों में पहुँचा जा सकता है। ये ऐसी देश में लोकेशन नहीं है कहीं पर भी। जैसे आज यहाँ पर आप आलू प्याज की भी जैसे कभी दाम बढ़ते हैं, हमने रिकमेंड किया है केंद्र सरकार को कि यहाँ पर बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास का एक कोल्ड स्टोरेज लगाया जाए, जिसमें आलू प्याज सरी की चीज़ों को हमेशा स्टॉक रखा जाए, ताकि कभी भी शॉर्टेज होती है तो यहाँ से इलाहाबाद तक, इधर संबलपुर कलकत्ता तक, इधर बम्बई तक, यहाँ पर 18 घंटे 16 घंटे के अंदर पहुँचा जा सकता है। और रिफाइनरी में भी हमारा एक बहुत बड़ा स्टैंड ये है कि हम बॉर्डर से, सारी जो नेशनल बॉर्डर्स हैं दूसरे देशों के साथ, वहाँ से अब काफ़ी दूर है। तो नागपुर एक सुरक्षित स्थान होने की वजह से यहाँ पर स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स पेट्रोलियम के बनाए जाएं, जो इमरजेंसी कभी आती है। अभी हमारी रिफाइनरीज जो है वो कोस्टल एरिया में है जी। वहाँ पर आज जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में चल रही है, पूरा वर्ल्ड टेरर से जूझ रहा है, ऐसी दशा में आज यदि हमारा एक सेंट्रल इंडिया में बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है तो वो इट इज़ ऑलवेज अप्रिशिएबल। सर इस वक्त सबसे बड़ी जो गर्मजोशी चल रही है वो है ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन की। मुझे पता है कि सर आप अपनी पॉलिटिकल व्यूज़ जनरली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं रखते, लेकिन आपसे ये आज पूछना ज़रूरी है क्योंकि आप विदर्भ के डेवलपमेंट को लेकर बहुत एक संकल्पना रखते हैं विदर्भ स्टेटहुड की। सर नितिन रोंगे इंडिविजुअल खड़े हैं, इंडिपेंडेंट खड़े हैं, और उनकी जो सोच है, उनका जो एजेंडा है वो विदर्भ ही है, विदर्भ स्टेटहुड ही है।
आप सपोर्ट करते हैं उनको? देखिए, मैं उनको 100% सपोर्ट करता हूँ, और मैं आज कई सालों से, पिछले 15-20 सालों से उनकी जो ईमानदार कोशिश है उसे मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ। ये जो बहुत क्लोज हैं गडकरी साहब से भी और फडणवीस जी से भी, नितिन जी बहुत क्लोज हैं, और उन्होंने हमेशा इन नेताओं का, नितिन जी को सपोर्ट मिला है सेपरेट विदर्भ के लिए। मैंने वो सपोर्ट देखा है कि नितिन जी का, गडकरी जी का और फडणवीस जी का हमेशा सेपरेट विदर्भ के बारे में नितिन रोंगे जी को समर्थन ही मिला है। लेकिन पिछले 5-6 सालों में जब ये सत्ता बदली और महाराष्ट्र की राजनीति में फडणवीस जी काफ़ी ऊंचा ऊपर पहुंचे गए, तो उस समय उन्हें ये कॉन्फिडेंस था, उन्होंने भी इस चीज़ को अच्छे से स्टडी किया होगा कि हम विदर्भ को अच्छा डेवलपमेंट देकर हम विदर्भ के साथ न्याय कर सकते हैं। तो उन्होंने उसकी पूरी कोशिश भी की, लेकिन उसका जो कोशिश थी, उसका जो परिणाम पब्लिक को दिखना चाहिए या लोगों को नज़र आना चाहिए, वो जब नज़र नहीं आ पाया। तो इस समय नितिन रोंगे जी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ना है वो बिल्कुल जायज़ है। उन्हें उनके लोगों के प्रॉमिस दिलाना, याद दिलाना, वो भी जायज़ है, और नितिन रोंगे जी का सपोर्ट करना वो भी जायज़ है। हम किसी के भी अगेंस्ट में नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा फैन हूँ गडकरी जी का, फडणवीस जी का, लेकिन आज हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को एड्रेस करने में वो थोड़े धीमे हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन धीमे हैं। इसमें इस प्रयास में बहुत ज़्यादा तेज गति लाने की ज़रूरत है। वो जो एक बड़े प्रकल्प को लाकर यहाँ 2-3 लाख अच्छे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके पूरी की जा सकती है। सर, अन्याय की जब हम बात करते हैं तो अन्याय को लड़ने के सर पहले जो रास्ते थे वो थे रास्ते पे उतरने के। क्या आपको लगता है कि विदर्भ के स्टेटहुड के लिए भी, विदर्भ एक सेपरेट स्टेट के लिए भी अब पब्लिक को रास्ते पे उतरना पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि वो वक्त आ गया है? देखिए, अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा इशू है। अवेयरनेस का इशू है। विदर्भ के जो लोग हैं उनको अपने डे टू डे लाइफ के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और बहुत सारा जो अवेयरनेस है वो अभी लोगों तक ठीक से पहुंच नहीं पाया है, लेकिन अब धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गया है। आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में वो समय दूर नहीं है जब वो आंदोलन की स्थिति भी बन जाएगी, और आंदोलन होने के बाद ही नए स्टेट का निर्माण होता है। ये हमको तेलंगाना ने सिखा दिया है। तेलंगाना में कम से कम 15 साल तक तेलंगाना में बहुत बड़े स्केल पर स्टूडेंट्स से लेकर सभी लोगों का वहाँ पर ये चला, और उसके बाद में नए राज्य का निर्माण हुआ, और नए राज्य के निर्माण में वही स्थिति हमारे विदर्भ में होगी। लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। हमारे जो नेता हैं काफ़ी सेंसिटिव हैं। एक सही समय आने पर वो सेपरेट विदर्भ का जो डिसीजन है उसको अनाउंस करेंगे और सेपरेट विदर्भ होगा। सर, मेरे आखिरी 2 सवाल आपसे। सर, ये एक सवाल कि क्या आपको लगता है कि जो पब्लिक है, जो विदर्भ के नागरिक हैं, उनको भी कुछ किस्म से एक सहायता देनी चाहिए वेद को या जितने भी संकल्पनाकारी हैं उनको? सर देखिए, एक टास्क फोर्स, एक अच्छा कोर ग्रुप बनाना चाह के उनको एनकरेज करना चाहिए। यहाँ जो विदर्भ की स्ट्रेंथ कैपिटलाइज करने की बातें करते हैं उनकी बातों को गौर करना चाहिए, और डेफिनेटली उनको कंपनसेट करना चाहिए। और सबसे बड़ा तो एक जो मैंने आपको पहले भी बोला था, अब जैसे आखिरी सवाल है तो मुझे कहना है कि हम जितने शेरों को कंजर्व करते हैं, टाइगर कंजर्व करते हैं, हमारा जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, हमारा जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, ये युवाओं का पेट नहीं भरता है। इसके लिए रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र जो इंजॉय करता है इन चीज़ों को, हमारे यहाँ की हम पॉल्यूटेड एनर्जी, हम धुएं के साथ एनर्जी इंजॉय करते हैं, बिजली इंजॉय करते हैं, वो क्लीन एनर्जी इंजॉय करता है। तो पुणे मुंबई पर कुछ क्लीन एनर्जी सेस लगाकर यहाँ के युवाओं को कंपनसेट करना चाहिए। सर, आखिरी सवाल आपसे, और बड़ा बेसिक सवाल, विदर्भ क्यों? विदर्भ इसलिए कि विदर्भ के लोग और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र की और विदर्भ की जो असमानता है वो असमानता को दूर करने के लिए विदर्भ ज़रूरी है। और एक बात, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस वो यहाँ के लोगों के काम आए, इसलिए विदर्भ ज़रूरी है। हमारी जो आज शक्तियाँ हैं, हम जो सेंट्रल लोकेशन पर बैठे हैं, हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो रिसोर्स हमें इंजॉय नहीं करने दिए जा रहे हैं। हमारे जो रिसोर्सेस है उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरा महाराष्ट्र इंजॉय करता है, जबकि महाराष्ट्र, बॉम्बे पोर्ट को हम इंजॉय नहीं करते। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए, विदर्भ के लोगों को प्रायोरिटी पे मिलना चाहिए, जो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र हमें करने नहीं दे रहा है। इसलिए
सर, आपने विदर्भ स्टेटहुड के बारे में, आपने विदर्भ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, आपने विदर्भ के ग्रोथ के बारे में, आपने विदर्भ की इकोनॉमी, जो देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करेगी, उसके बारे में जो बातें हमारे सामने और हमारे समक्ष रखी, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात, वो कहते हैं ना, बहुत दूर तक जाएगी। और उम्मीद है कि ये बात दिल्ली पहुँचे और दिल्ली से ये एक फरमान जारी हो कि अब विदर्भ बन गया। आपने अपना वक्त दिया, आपने बात करी हमसे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप कुछ कहना चाहते हैं? यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग? नहीं। जी, तो आज प्रदीप माहेश्वरी जी से बात करके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने रखे, जो सीधे सीधे गुहार लगाते हैं उनको जो सत्ता में बैठे हैं, उनको जो ताकत लेकर बैठे हैं, जो उस गद्दी पर बैठे हैं, उस चेयर पर बैठे हैं, जिनके एक सिग्नेचर से शायद एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाए। विदर्भ बनना ज़रूरी है। क्यों बनना ज़रूरी है ये आपको प्रदीप माहेश्वरी जी बता सकते हैं। क्यों बनाना ज़रूरी है ये उस दिन शायद आज प्रदीप माहेश्वरी जी ने भी बताया, उस दिन नितिन रोंगे जी भी बताया कि क्यों बनाना ज़रूरी है। अब वो कहते हैं ना कि ऐसा ना हो कि हमारी अगली जनरेशन और उसकी अगली जनरेशन कहे कि बहुत देर हो गई मेहरबान आते आते। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपने उम्मीद करी है, आपने एक सपना देखा है, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि सपना वो देखो जो खुली आंख से देख सको और उसे साकार कर सको। एक सपना देखा है विदर्भ बनाने का, हम सबको मिलकर खड़ा रहना पड़ेगा, हम सबको गुहार लगानी पड़ेगी, हम सबको इस बात को लेके खुले तौर पर अपनी बात सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी रखनी पड़ेगी, हर जगह एक दूसरे से चर्चा करनी पड़ेगी कि हमको विदर्भ चाहिए। और वो कहते हैं ना कि जिद है तो सब कुछ है। थोड़ा ज़िद्दी बनिए विदर्भ के लिए, अपने लिए, अपनी मातृभूमि के लिए और अपनी शक्ति के लिए। शाम में होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। विदर्भ के लिए हमेशा खड़े रहें और जिंदा रहें। जय हिंद।